Hello everyone. Once again विद्यास्त करियर इंस्टीट्यूट वेलकम्स यू ऑल। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसे कि हम सभी जान रहे हैं कि हम एक 10th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस ले रहे हैं, उनकी एक सीरीज चला रहे हैं। तो आज के हमारे इस सीरीज में हम शामिल करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर को। अगर इसके पहले के चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप एक बार गो थ्रू कर लें। उन चैप्टर के एक्सप्लेनेशन बड़े आसान सी लैंग्वेज में मैंने दिए हैं। हम कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल और क्लियर करना चाह रहे हैं। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल और क्लियर अगर हुए हैं तो ही हम कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे, क्योंकि जनरली टॉपर्स में और हम में यही डिफरेंस होता है कि टॉपर्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर कर चलते हैं और हम केवल एक रट्टा मारने की पद्धति पर काम करते हैं। तो अगर हमें भी टॉपर्स की रेंज में जाना है, उसी पोजीशंस पर जाना है, तो हम अपने कॉन्सेप्ट्स को बड़ा क्लियर करें। ठीक है, तो चलें विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन। तो देखें, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जनरली कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हम बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर न्यूरॉन्स को लेकर, ब्रेन को लेकर, है ना। इस चैप्टर्स में हम सारे हमारी एसेसरी ग्लैंड्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पर बात करेंगे। क्यों? क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हम अगर कोई सी चीज़ को हमारी बॉडी में अगर कुछ हो रहा है तो या तो कंट्रोल्ड वे में हो रहा होगा, उसके लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी। ब्रेन अगर हमें सिग्नल देगा तो कोऑर्डिनेट कौन करेगा, कैसे होगा। जैसे हमारे लिए कोई सी चीज़, गर्म चीज़ हमारे हाथ में टच हो रही है, पैर में कुछ चुभ रहा है, मच्छर ने काटा, तो हमें ये सारी चीज़ें क्या होगी, पता चल रही है। कैसे सेंस हो रहा है इन चीज़ों का, तो ये हमारे लिए कोऑर्डिनेशंस के सेंस में जा रहा है कि ब्रेन हमारे लिए कोऑर्डिनेट कर रहा है। न्यूरॉन्स वगैरह हमको सिग्नल ले जाकर दे रहे हैं ब्रेन को, ब्रेन रीड कर रहा है और अकॉर्डिंगली वो हमें डायरेक्ट कर रहा है कि क्या करना है। ठीक है, तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बड़े अच्छे तरीके से हम यहाँ पर समझेंगे। इसमें इनवॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शंस, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो अभी देखें कि क्या होने वाला है इस चैप्टर्स में हमारे लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें आपको मिलना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम्स। नर्व सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है। स्ट्रक्चरल बोला जाता है जनरली क्या, कि जो उस पूरे नर्व सिस्टम को बना रहा है और काम क्या कर रहा है, ये चीज पूछी। तो हमने बोला न्यूरॉन जनरली नर्व सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन्स किसको बोल रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो भी हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नर्व सिस्टम इन द एनिमल्स। फंक्शंस पूछे हैं पूरे एनिमल्स के नर्व सिस्टम को लेकर। तो उसमें बोला डिटेक्ट चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। स्टिमुल्स आते हैं हमारे पास में, तो हमने बोला स्टिमुलाई आती है जनरली हमारे। क्या होता है जनरली, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, तो एक्चुअल में ये इन्वायरमेंटल में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको, उन चेंजेस को डिटेक्ट करने का काम कर रहा है। ट्रांसमिट द मैसेज बिटवीन द सेंस ऑर्गन्स एंड इफेक्टर्स। अब अगर मैंने अभी आपको बताया कि हमारे हाथ में या पैर में कुछ काटा लगा या फिर हमने कुछ गर्म चीज पकड़ ली, तो सिग्नल उस हैंड से सिग्नल क्या होगा, ब्रेन तक के लेकर जाने का काम होगा। और फिर ब्रेन उस सिग्नल को रीड करने के बाद वापस से हमारे हैंड की मसल्स को क्या करेगा, ऑर्डर देगा कि वो वहां से हाथ हटा ले, या फिर जिस चीज के कारण हमें गर्म लग रहा है या फिर जो काटा लग रहा है उससे दूरी बना ले। तो वो हमारे लिए क्या होगा कि मसल्स को ऑर्डर दे रहा है। तो ये एक्चुअल में हम बोल रहे हैं क्या, कि सेंस ऑर्गन और इफेक्टर्स दोनों पर काम कर रहा है। सेंसरी नर्व्स ले जाने का काम कर रही है सिग्नल को, और ब्रेन से मोटर नर्व्स जनरली सिग्नल लाने का काम करेगी कि आपको मूवमेंट करना है। ठीक है, तो ये भी काम हो रहा है यहाँ पर हमारे लिए कि बिटवीन द सेंस ऑर्गन और इफेक्टर्स के बीच में जनरली ये क्या कर रहा है, मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन। मैंने भी आपको बताया वॉलंटरी इनवॉलंटरी पढ़ने वाले हैं। वॉलंटरी मतलब क्या, क्या हमारी मर्जी हो रही है कि हम खड़े हो जाएं, हमारी मर्जी हो रही है हम चलकर कहीं चले जाएं, हो सकता है हमें हाथ ऊपर करने का मन हो सकता है हमें बैठने का मन हो। मतलब वो सारी एक्शंस जिसको हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग,
हमारी डिजायर के अकॉर्डिंग हम कंट्रोल कर रहे हैं, वो सारी वॉलेंट्री एक्शन में जाएगी। इनवॉलेंट्री मतलब जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे पंपिंग ऑफ अवर हार्ट, है ना। हम हार्ट पर अगर रोकने की कोशिश करेंगे कि 1-2 मिनट के लिए हार्ट बीट हम रोक लें, पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो इनवॉलेंट्री, वो खुद ब खुद चल रही है। हमने खाना खाया, हमने खाना खाने के बाद में क्या किया, फूड को अंदर पहुंचा दिया स्टमक में। अब वहां पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट चल रहे हैं, कंटिन्यूसली फूड आगे बढ़ रहा है। अब हमें वहां पर उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं कि अभी फूड स्टमक में चले गया, अब इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, हमें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। उसको खुद ब खुद पेरिस्टालसिस मूवमेंट के बेसिस पर जनरली क्या होते जा रहा है, खुद ब खुद वो कंटिन्यू आगे बढ़ता चल रहा है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि वो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो मतलब हमारे लिए इनवॉलेंट्री एक्शंस में जाएगा। तो ये समझ में आना चाहिए, वॉलेंट्री एक्शन जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हम वॉलेंटियर्स रखते हैं किसी भी प्रोग्राम में मैनेजमेंट के लिए, तो वो वॉलेंटियर्स काम करते हैं कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, वो डायरेक्ट करने का काम करते हैं। जहां पर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गया, डिजायर इन्वॉल्व हो गई, वो वॉलेंट्री में आ गया। इनडायरेक्ट में हमने बोल दिया, इनवॉलेंट्री में हमने बोल दिया कि जिसमें हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज को, वो खुद ब खुद चल रही है, ठीक है। ऐसे ही मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस करने का भी काम कर रहे हैं। हम देखें कि जनरली बच्चों का सेरिबेलम डेवलप नहीं होता है, ब्रेन में जो सेरिबेलम वाला पोर्शन होता है हिंड ब्रेन में, वो ज्यादा डेवलप कंडीशन में नहीं होता है। तो वो क्या होते हैं कि एकदम चल नहीं पाते हैं, बैलेंस धीरे धीरे बनाना सीखते हैं। जैसे जैसे वो ग्रोथ करते हैं, उनका सेरिबेलम भी ग्रोथ करता है, वो डेवलप कंडीशन में आता है, तो बैलेंस बनाना सीखते हैं। नहीं तो वो खड़े होकर गिर जाते हैं। तो इस तरीके से समझ में आता है कि हम लोग बड़े आसानी से बैलेंस बनाकर काम कर रहे हैं, क्योंकि सेरिबेलम डेवलप कंडीशन में हमने बैलेंस बनाना सीख लिया। तो यहाँ पर जनरली बॉडी के बैलेंस पर भी काम किया जाता है, नर्व्स हमारे लिए, नर्व सिस्टम हमारे लिए वो भी काम करके दे रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि नेम द 3 पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के जो 3 पार्ट्स होते हैं जनरली, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इनमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन भी 3 अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ है, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये सभी अलग अलग पार्ट्स में आते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। व्हाट इज द रोल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन द नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम का क्या रोल, स्पाइनल कॉर्ड का क्या रोल है नर्व सिस्टम में। तो स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट द नर्व्स इंपल्स बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। ब्रेन तक और बॉडी तक बीच में मीडिएटर का काम कर रही है। एक्चुअल में सिग्नल या इंपल्स को लाने ले जाने का काम, जनरली ट्रांसमिट करने का काम जनरली स्पाइनल कॉर्ड ही कर रही है। इट कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन ऑल्सो। रिफ्लेक्स एक्शन किसको बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन हमारे लिए वो सडन एक्शन है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम अगर गिरे तो हमारे हाथ खुद ब खुद आगे आ जाएंगे, ताकि हमारी बॉडी में चोट होने से बच जाए। एक रिफ्लेक्स एक्शन, हमने सोचा भी नहीं कि हमारे हाथ आगे आ जाए, लेकिन इवन देन हम जब गिर रहे हैं तो हमारे हाथ आगे आ जा रहे हैं, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। हम कुछ चीज उड़कर आ रही है, हमारी आंखों की आईलाइट्स आईलिट्स क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो रिफ्लेक्स एक्शन हम उस सडन एक्शन को बोलते हैं कि वो सिग्नल हमारे ब्रेन से पहुंचने से पहले ही जनरली क्या होता है, वर्क हो जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जनरली सीएनएस सिस्टम में शामिल है, तो ये भी क्या करती है, कुछ हद तक वही काम करेगी। तो स्पाइनल कॉर्ड जनरली रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम करती है। सडन एक्शन, कुछ गर्म लगा, फट से हमने हाथ हटा लिया, तो ये हमारे लिए रिफ्लेक्स एक्शन है। हाउ डज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन द प्लांट्स। प्लांट में कैसे होगा, ये सारी चीजें हम अभी ह्यूमन पर बात कर रहे थे, प्लांट्स में कैसे होगा। तो प्लांट्स में जनरली क्या होगा, नर्व सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जनरली दो अलग अलग तरीके से होगा। जैसे प्लांट हार्मोन के बेसिस पर, प्लांट हार्मोन में क्या आता है, जैसे ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन्स, एब्सिसिक एसिड्स और एथिलीन, ये सारे हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स के बेसिस पर जनरली वहां पर क्या हो रहा है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है। हम टच मी नॉट प्लांट को बोलते हैं, छुई मुई का जो पौधा होता है उसको हम जनरली प्लांट की लीफ को टच करते हैं तो वो मुरझा जाता है, फेड हो जाता है। तो वहां पर जनरली हार्मोन सीक्रेट हुआ और वो फेड हो गया। तो ये समझ में आना चाहिए कि हार्मोन बेसिस पर जनरली वहां पर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम हो रहा है। ऐसे मूवमेंट इन द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टिमुलस लाइक द फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है आगे पढ़ेंगे। लाइट जिधर से आ रहा है उस डायरेक्शन में प्लांट अपने आप को मोड़कर लाइट ज्यादा से ज्यादा कैप्चर करने के डायरेक्शन में आगे बढ़ जाते हैं। जियोट्रोपिज्म जनरली अर्थ से रिलेट कर रहा है, रूट हमारी अर्थ से रिलेट करती है, रूट हमारी हमेशा जमीन के अंदर बढ़ने का काम करेगी, जियोट्रोपिज्म कहलाएगा। ऐसे हाइड्रोट्रोपिज्म पानी से रिलेटेड कर रहा है हमारे लिए, ठीक है। तो ऐसे हमारे लिए थिग्मोट्रोपिज्म, तो ये अलग अलग तरह के ट्रोपिज्म है जो कि मूवमेंट को लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनके आगे डेफिनेशन बेसिस क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहां हम इनको डिटेल में समझते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रॉपिक एंड नॉस्टिक मूवमेंट्स।
ट्रॉपिक एंड नास्टिक मूवमेंट्स इन द प्लांट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट जनरली क्या है, आर द डायरेक्शनल रिस्पॉन्स, इनके लिए एक फिक्स डायरेक्शंस होता है, या तो वो टूवर्ड्स या फिर अवे फ्रॉम द स्टिमुल्स ले जाने का काम करेंगे। जैसे फोटोट्रॉपिज्म, लाइट की तरफ प्लांट को बोल रहा है ग्रोथ करो। एक अंधेरे कमरे में हमने क्या कर दिया, प्लांट को रख दिया। अब अंधेरे कमरे में हमने क्या किया, प्लांट को रख दिया। अब वहां से किसी एक खिड़की से, किसी एक विंडो से क्या हो रहा है कि सनलाइट वहां से इंटर हो रहा है। तो ये प्लांट क्या करेगा कि अपने आप को स्ट्रेट न ले जाते, वो क्या कर लेगा, खिड़की की तरफ बेंड हो जाएगा, मतलब वो इस डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा, है ना, इस डायरेक्शन में क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, ताकि वो क्या कर सके, लाइट की तरफ ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर ले लाइट को। तो लाइट के डायरेक्शन में बढ़ेगा स्ट्रेट न जाते हुए। तो ये हमारे लिए फोटोट्रॉपिज्म कहला रहा है। ऐसे ही ये पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से लाइट उसको सफिशिएंट मिल रहा है, उस डायरेक्शन में वो ट्रेवल करेगा या उस डायरेक्शन में मुड़कर ग्रोथ करेगा। नास्टिक क्या होता है, इनके लिए ये नॉन डायरेक्शनल होता है, इनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जैसे अभी मैंने आपको टच मी नॉट का प्लांट का एग्जांपल दिया था कि फोल्डिंग द लीव्स, जैसे हमने टच किया, रिस्पॉन्स मिला उसको और उसने अपने लीफ को फोल्ड कर लिया, तो उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ट्रॉपिक हमारे लिए डायरेक्शनल वाले होते हैं और नास्टिक हमारे लिए डायरेक्शन लेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीन इन प्लांट्स। ऑक्सीन हार्मोन का क्या रोल है, क्या काम है प्लांट्स में। तो ऑक्सीन प्रमोट्स करता है किस चीज को, सेल इनलोंगेशंस को, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्सेस इन द प्लांट। प्लांट ग्रोथ करता है दो तरफ, एक हमने कह दिया जमीन के निचले हिस्से में और दूसरा हमने कह दिया जमीन के ऊपरी हिस्से में। ठीक है, जहां पर उसको ग्रोथ करना है। तो अलग अलग हम यूं कह सकते हैं, इस तरीके से ऊपर भी ग्रोथ कर रहा है, वो नीचे भी ग्रोथ कर रहा है, रूट्स वगैरह बन रही है यहाँ पर। तो आप देखें, एक जियोट्रॉपिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि जमीन के अंदर ग्रोथ कर रहा है, और स्टेम्स अपोजिट टू द अर्थ, यूं कह सकते हैं कि जिधर लाइट है, सनलाइट जिधर जिस डायरेक्शन में आ रहा है, उस डायरेक्शन में वो ग्रोथ कर रहे हैं। तो फोटोट्रॉपिज्म दोनों में लंबाई बढ़ने का काम कर रहा है, दोनों लेंथ में इंक्रीज होंगे, तो ये इनलोंगेशन का काम होगा। तो ये इनलोंगेशन का काम ऑक्सीन ही करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीन ही करेगा। अब यहाँ पर भी अलग अलग वेरिएशन जाते हैं। जनरली हम 9th क्लास में पढ़ते हैं कि यहाँ पर भी प्लांट ग्रोथ के लिए अलग अलग पॉइंट्स होते हैं कि जो उसके टिप पॉइंट पर अलग होगा, मेरिस्मेटिक टिश्यूज मौजूद होते हैं जिसके बेसिस पर जनरली ग्रोथ करते हैं, लेटरल टिश्यूज अलग होंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग कैलोरी टिश्यूज अलग होंगे, तो ये अलग अलग टिश्यू के बेसिस पर जनरली वहां पर बात की जाती है। हम यहाँ पर हार्मोन के बेसिस पर बोल रहे हैं, तो ऑक्सीन जनरली रिस्पॉन्सिबल है सेल के इनलोंगेशन को, सेल को लंबाई में बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द हार्मोन्स, नेम एनी मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन। अब दो ग्लैंड को पहले समझो। ग्लैंड वो सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं किसी चीज को रिलीज करने का काम करती है, सीक्रेट करने का काम कर रही है। ठीक है, वो ग्लैंड्स है। जैसे पिट्यूटरी हमारे लिए ग्लैंड है, हार्मोन रिलीज करने का काम कर रही है। एड्रेनलिन हमारे लिए ग्लैंड है, पैंक्रियाटिक जो हमारे लिए ग्लैंड है। तो जो ग्लैंड्स होगी वो क्या होगी, स्लाइवरी ग्लैंड है हमारे लिए। ग्लैंड सारी कहीं ना कहीं हार्मोन को रिलीज करने का काम करेगी, सिगरेट करने का काम करेगी। तो ग्लैंड समझ में आना चाहिए। अब एंडोक्राइन ग्लैंड को समझो कि एंडोक्राइन मतलब वो ग्लैंड्स हो गई जो बॉडी में अंदर इंटरनल कहीं ना कहीं सिक्रीशन दे रही है। क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड भी आती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में जैसे हमारे ईयर वैक्स वाली ग्लैंड आ गई कि जो बॉडी में कहीं ना कहीं ऐसा सिक्रीशन कर रही है कि वो बाहर आ रहा है। जैसे कि हमारे लिए ईयर वैक्स बाहर आ रहा है, हम कान को साफ कर रहे हैं, तो बॉडी के बाहर सिक्रीशन कर रही है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे लिए बॉडी के अंदर सिक्रीशन कर रही है। तो वहां पर हम ये बोल सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए कौन कौन से हार्मोन, तो हमने बोल दिया हॉर्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हॉर्मोन्स क्या है, केमिकल मैसेंजर्स हैं जो मैसेज कैरी करते हैं कि आपको करना क्या है, ये डायरेक्ट कर रहे हैं चीजों को। तो ये केमिकल मैसेंजर है। एंडोक्राइन ग्लैंड जनरली क्या करती है, बॉडी को फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करती है। जैसे कि क्या क्या शामिल है, पिट्यूटरी ग्लैंड शामिल है, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल, पैंक्रियाटिक, टेस्टिस, ओवरीज, ये सारे हमारे लिए ग्लैंड फॉर्मेशंस में जा रहे हैं। ठीक है, ग्लैंड है ये सारी हमारे लिए कहीं ना कहीं हार्मोन को रिलीज कर रही है। हाउ इज द ब्रेन प्रोटेक्टेड इन द ह्यूमन बींग्स। ब्रेन को कैसे सुरक्षित रखा गया है या कैसे प्रोटेक्ट किया गया है ह्यूमन बींग्स में। हमारा ब्रेन एक बकायदा, जैसे हमने कोई सा पार्सल बुलवाया अमेजन, फ्लिपकार्ट या और किसी से, तो होता क्या है कि वो बड़े, अगर कोई सा ऐसा टूट फूट वाला आइटम है जो कि हो सकता है क्रॉकरी आइटम हो, कांच का कोई सा आइटम हो, तो वो बड़ा वेल पैकिंग में आता है। उसके ऊपर या तो एयर बॉल, एयर की पॉलीथीन जो आती है एयर बबल्स वाली, वो लगा दी जाएगी,
या फिर उसको थर्माकोल बॉक्स के अंदर प्रॉपर वेल सेट करके पहुंचाया जाएगा ताकि कहीं ना कहीं डैमेज ना हो। अब ये तो हमारा बॉडी को पूरा ऑर्गेनाइज करने का, पूरा फंक्शन करने का लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन, तो इसको आप सोचेंगे कितने व्यवस्थित तरीके से रखा गया होगा। तो यहाँ पर देखें कि ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, जिसको अपन कार्नियम बोलते हैं, जो हमारे लिए बोनी बॉक्स है, हड्डियों का जो बॉक्स है, जो ये हमारे लिए खोपड़ी जिसको हम बोल सकते हैं, कार्नियम स्कल, स्कल में रखा गया है, उससे सुरक्षित है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल कार्नियम, थ्री मेम्ब्रेन्स कॉल्ड द मेनिंजेस एंड द सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, कुशन, जो कि शॉक लगने से बचाने का काम कर रहा है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। ब्रेन को हमने फ्लूइड के अंदर रखा है जिसको हम CSF बोल रहे हैं, ताकि हमें कहीं ना कहीं शॉक लगने से बच जाए, कहीं ना कहीं हमें शॉक न लगे। थ्री लेयर्ड मेम्ब्रेन मौजूद है वहां पर, कार्नियम मतलब हमारे लिए बोनी बॉक्स मौजूद है, जिसको अगर हम कहीं पर टकरा जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं, तो हमारे ब्रेन में किसी तरह का कोई डैमेज ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शन। ब्रेन का कौन सा हिस्सा, आप देखो यहाँ पर अलग अलग तरह की बात होती है कि वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने वाले अलग हैं, इनवॉलेंट्री को करने वाले अलग हैं, डायनसेफेलॉन आएगा। तो यहाँ पर हमें समझ में आना चाहिए, वॉलेंट्री की बात करें जिसको हम अपने डिजायर के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, तो सेरिब्रम पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, सेरिब्रम जो कि फोर ब्रेन का हिस्सा होता है, जो कि सबसे ऊपर इस तरह से सबसे ऊपर ब्रेन में मौजूद होता है, ठीक है, इस तरह से सबसे ऊपर ब्रेन का जो पोर्शन होता है ये पूरा सेरिब्रम होता है। तो सेरिब्रम हमारे लिए फोर ब्रेन का हिस्सा है, जो कि क्या कर रहा है, वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री क्या होता है अभी मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द पोस्चर एंड द बैलेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी के बैलेंस को और पोस्चर को कंट्रोल करने वाला हिस्सा कौन सा है, तो हमने बोला सेरिबेलम। अब आप देखो, सेरिब्रम फोर ब्रेन का हिस्सा है और सेरिबेलम हमारे लिए हिंड ब्रेन, जो कि थर्ड पार्ट आता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में सेरिब्रम है जो कि क्या कर रहा है, हमारे लिए वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कर रहा है, और सेरिबेलम जो कि हिंड ब्रेन में है, निचले हिस्से पर है, जो इसको हम बोल रहे हैं कि पोस्चर और बैलेंस बनाने का काम कर रहा है, बैलेंस को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है, अभी मैंने स्टार्टिंग में समझाया कि रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक क्विक एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है, मतलब हम सोचे बिना वो काम कर जाते हैं, हमें सोचने की जरूरत नहीं होती है, तत्काल होती है वो चीजें और ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। क्विक रिस्पॉन्स है जो भी स्टिमुलस आए हमारे पास में उसके, जैसे कि विड्रॉइंग हैंड फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, कोई सी चीज गर्म लगी, फट से हमने हाथ हटा लिया, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे काफी एग्जाम्पल, मैंने आपको गिरने वाला एग्जाम्पल दिया कि गिर रहे हैं हम लोग तो हमारे हाथ सामने आ जाते हैं, तो वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन विद डायग्राम। डायग्राम आपको नीचे मिल जाएगा। न्यूरॉन के जनरली थ्री पार्ट्स होते हैं, कौन से, तो हमने बोला डेंड्राइट्स जो कि सिग्नल को रिसीव करने का काम करते हैं, सबसे पहला पार्ट है। दूसरा सेल बॉडी जो कि प्रोसेस करता है सिग्नल को। थर्ड है एक्सॉन जो कि ट्रांसमिट करेगा सिग्नल को नेक्स्ट न्यूरॉन को या इफेक्टर्स को, ठीक है। फंक्शन क्या है इसके, न्यूरॉन ट्रांसमिट द मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स के बेसिस पर जनरली क्या होगा, न्यूरॉन ट्रांसफर किए जाएंगे, मतलब इस जो न्यूरॉन हमारे जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के बेसिस पर ट्रांसफर करेगा। अब यहाँ पर देखो डायग्राम आपको मिलेगा नीचे, डायग्राम में क्या होना चाहिए, तो डायग्राम शुड इंक्लूड द डेंड्रॉइड्स, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल्स, ये सारी चीजें हमें डायग्राम में मिलना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं, जब यहाँ पर डायग्राम की बात हो रही है तो ये देखिए, ये हमारे लिए पूरा स्ट्रक्चर है, इसको हम यहीं पर समझ लेते हैं डायग्राम को। कि आप देखो कि ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये सब हमारे डेंड्रॉइड्स हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो दिखाई दे रहा है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो निकले हुए, ये सब डेंड्रॉइड्स है। फिर ये जो हिस्सा है हमारा, ये पूरा न्यूक्लियस, जिसके अंदर ये पूरी सेल है, जिसको हम बोल रहे हैं सेल बॉडी। फिर सेल बॉडी से ये लॉन्गेस्ट पोर्शन जो निकल रहा है, जो एक्सियल पोजिशन पर आ रहा है, ये हमारे लिए एक्सॉन है, और ये हमारे लिए लास्ट में जो आ रहा है ये नर्व एंडिंग है। तो ये सारे पोर्शन है। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, अभी अपनों ने समझा, रिसीव करेंगे मैसेज को। सेल बॉडी क्या करेगा, जिसमें कि न्यूक्लियस मौजूद है, ये सिग्नल को प्रोसेस करने का काम करेंगे। एक्सॉन क्या करेंगे, ट्रांसमिट द इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी से दूर सिग्नल को लेकर जाएंगे, जहां पर हम कहते हैं ट्रांसमिट करना है हमें। एक्सॉन टर्मिनल्स क्या करेगा, पास द मैसेज टू द नेक्स्ट न्यूरॉन या इफेक्टर, ये जनरली वापस से नेक्स्ट न्यूरॉन को जनरली सिग्नल ट्रांसफर करने का काम करेगा। इसके जस्ट बाद भी
अगर हम बात करें तो इस तरह से अगर हमने बना दिया सेल, ये हमारे लिए एक्सोन वाला पोर्शन होगा, तो दूसरी सेल के डेंड्रॉइड्स यहाँ पर मौजूद होंगे। ठीक है, दूसरी सेल जो हमारे पास में है वो यहाँ पर मौजूद, तो इन दोनों के बीच की जो गैप होती है, जनरली इस गैप को बोला जाता है जनरली साइनेप्सिस, है ना। साइनेप्स क्या होता है वो अभी आपको आगे क्वेश्चंस भी बनेगा कि साइनेप्स किसको बोलते हैं, तो याद रखना दो न्यूरॉन के बीच की जो गैप है वो हमारे लिए साइनेप्स कहलाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलो अगले वापस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर जाते हैं जहां पर हम थे। तो हमने यहां पर समझा कि स्ट्रक्चर क्या है न्यूरॉन्स का। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्ड्स व्हेन द एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। जब एड्रेनलिन हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड से, एड्रेनल ग्लैंड कहां पर होती है, हमारी जो किडनी है, किडनी के ऊपर एक टोपी लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एड्रेनलिन ग्लैंड का होता है। तो ये एड्रेनल ग्लैंड है हमारे लिए, जो कि एड्रेनल ग्लैंड सिक्रेट क्या करती है, एड्रेनलिन हार्मोन को सिक्रेट करने का काम करती है। तो क्या होगा कि जब ब्लड में एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट होगा तो एड्रेनलिन क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी हार्ट रेट को, ब्रीथ रेट को, ब्लड प्रेशर को, एंड सप्लाइज द मोर ऑक्सीजन टू द मसल्स, और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करेगी मसल्स को। देखो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी है। हार्ट रेट बढ़ाई, हार्ट रेट बढ़ी मतलब क्या हुआ, ब्लड की पंपिंग बढ़ गई, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। ब्रीथ रेट बढ़ाई तो ज्यादा से ज्यादा ब्रीथ करने कर ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाया जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जब आप प्रेशर जब हार्ट पंप करेगा तो प्रेशर तो इंक्रीज होना ही। अब ब्रीथ बढ़ गई तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड में मिल रहा है, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर पाएंगे मसल्स को। ये क्या कर रहा है एक्चुअल में, ये तैयार करती है, इट प्रिपेयर द बॉडी टू फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस इन द इमरजेंसी सिचुएशंस। ये बॉडी को फाइट और फ्लाइट पोजीशन में लेकर आने का काम करती है इमरजेंसी सिचुएशन में। ठीक है, तो ये हमें एक कह सकते हैं एनर्जी देने का काम कर रहा है, यूं समझ लो कि ज्यादा से ज्यादा हम एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें, इसलिए हमारी मस्कुलर पावर बढ़ाने का काम कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगी तो ही तो हम जनरली ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर पाएंगे और एनर्जी रिलीज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमें हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, कंपेयर द नर्व सिस्टम्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम इन द ह्यूमन। नर्व्स और एंडोक्राइन सिस्टम को हमें कंपेयर करना। नर्व सिस्टम हमारे लिए यूजेस द इलेक्ट्रिकल इंपल्स, फेट, शॉर्ट लिव्ड रिस्पॉन्स स्पेसिफिक टू टारगेट सेल्स। ये हमारे लिए नर्व सिस्टम है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को यूज कर रहा है, फास्ट कर रहा है एकदम बहुत ज्यादा, है ना, मैंने अभी फैक्ट बोल दिया इसको, जनरली फास्ट है, फास्ट बड़ी इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे जाते हैं, एकदम फास्ट जाते हैं। शॉर्ट लिव्ड रिस्पॉन्स है, कुछ समय के लिए रहते हैं, है ना, हमें टच करा, गर्म लगा, हाथ हटा दिया तो गर्म जब तक लग रहा था जब हमने पकड़ रखा था। शॉर्ट कंडीशंस में एक स्पेसिफिक टू द टारगेट सेल, जिस सेल पर असर हो रहा है वहीं पर काम करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम देखो पूरा हमारे लिए पूरा एंडोक्राइन मतलब इंटरनल सारी चीजें यहाँ पर आ रही कि ये क्या कर रहे हैं, हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, तो है ना हॉर्मोन्स का यूज कर रहे हैं। स्लोअर रिस्पॉन्स है, लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स है, आसानी से शॉर्ट नहीं है। अफेक्ट द मल्टीपल ऑर्गन्स, और बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करेंगे, है ना। तो ये हमें समझना है, एंडोक्राइन सिस्टम में हमारी पूरी ग्लैंड शामिल हो जाती है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर यहाँ पर सारी बात कर रहे हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन द इनवॉलेंट्री, तो वहां पर आया था वॉलेंट्री की बात कर रहे थे, और यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या, इनवॉलेंट्री की बात कर रहे हैं कि कौन सा पार्ट ब्रेन का इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि क्या, हार्ट बीट हो गई, मैंने आपको अभी बताया था कि हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। रेस्पिरेशन हो गया, हम सो रहे हैं तब भी रेस्पिरेशन खुद ब खुद चल रहा है, हमारी मर्जी से नहीं चल रहा है, वो ऑटोमेटिक चल रहा है। ऐसे ही डाइजेशन है, मैंने डाइजेशन का भी एग्जांपल दिया था कि हमने कुछ खाना खाया, स्टमक में पहुंच गया, अब उसके बाद आगे क्या करना है, कहाँ पर पहुंचाना है, वो खुद ब खुद हो रहा है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यानी हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग, डिजायरेबल कंडीशन में हम मोशन नहीं कर पा रहे हैं। तो कंडीशन यही है कि इनवॉलेंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, तो हमारे पास में ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि एक हिंड ब्रेन का हिस्सा है, जो हमारे ब्रेन का निचला पोर्शन होता है हिंड ब्रेन, वहां पर जनरली मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, सेरिबेलम भी वहीं पर हिंड ब्रेन का ही पार्ट होता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जनरली इस चीज को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ पेंक्रियाज इन द ह्यूमन बॉडी। बहुत बड़ा रोल है पेंक्रियाज का। हम जो भी कुछ खा रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमने खाया, ग्लूकोज हमको मिलता है, तो बॉडी में
ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम यही कर रहा है। मैं मेंटेन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दो तरह के हार्मोन्स को सीक्रेट कर रहा है। एक तो इंसुलिन को सीक्रेट कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है तो यहाँ पर देख रहा है, पेंक्रियाज सीक्रेट द इंसुलिन। एक तो इंसुलिन को सीक्रेट कर रहा है और दूसरा ग्लूकाजोन को सीक्रेट कर रहा है। दो तरह के हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ब्लड की शुगर लेवल को, कि भैया ब्लड में शुगर लेवल कम या ज्यादा न हो। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन अगर किसी कोई सा डायबिटिक पेशेंट है जिसका शुगर लेवल इंक्रीज होता है, हाई शुगर लेवल पेशेंट है कि जिसका शुगर लेवल बढ़ रहा है, यानी ज्यादा शुगर है उसके ब्लड में, तो हम इंसुलिन के एक्स्ट्रा डोजेस दे रहे हैं, बाहर से इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि उसका पेंक्रियास शायद काम नहीं कर रहा होगा, इंसुलिन नहीं बना पा रहा होगा, तो बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ताकि उसके ब्लड के शुगर लेवल को कम किया जा सके। तो इंसुलिन जो पेंक्रियास बना रहा है, वो क्या कर रहा है, एक्चुअल में ब्लड की शुगर लेवल को कम करने का काम कर रहा है, क्योंकि वो एक्सेस में है। तो दूसरा ग्लूकाजोन जस्ट अपोजिट काम करता है। ग्लूकाजोन ऐसे पेशेंट को दिया जाता है जिसका शुगर लेवल डाउन है, मतलब अगर ब्लड में शुगर लेवल कम है तो उसके शुगर लेवल को बूस्ट करने के लिए, उसके शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए हम जनरली ग्लूकाजोन देते हैं। तो ग्लूकाजोन हार्मोन जनरली ये सीक्रेट कर रहा है। तो दोनों ही तरह के हार्मोन यही सीक्रेट कर रहा है, मतलब ब्लड के शुगर लेवल को ऑल इन ऑल यही मेंटेन कर रहा है। या तो ग्लूकोज शुगर लेवल को इंक्रीज कर देगा ब्लड में, या डिक्रीज करेगा। अगर शुगर पेशेंट है तो पेशेंट जब ही बनेगा जब इंसुलिन के हार्मोन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी, अपने जब पेंक्रियास के निकलने वाले हार्मोन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ रही है। इंसुलिन हो या ग्लूकाजोन हो, दोनों हार्मोन में या तो कम ज्यादा सीक्रेट हो रहा हो या नहीं सीक्रेट हो रहा हो। तो ये हमारे लिए शुगर की बात आ रही है यहाँ पर, कि शुगर ब्लड की शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे लिए यहाँ पर मौजूद होती है, थायराइड ग्लैंड्स को हम क्या बोल रहे हैं कि उसका क्या फंक्शन है। थायराइड ग्लैंड जनरली क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करने का काम करती है, जो कि क्या कर रही है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम कर रही है। मेटाबॉलिज्म मैंने आपको पहले भी बताया, मेटाबॉलिज्म क्या है। जनरली मेटाबॉलिज्म हमारे लिए चीजों का बनना और टूटना, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है। हमने कुछ चीज खाया तो उससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, फैट्स बन रही है, प्रोटीन बन रही है, ये सब हमारे लिए मेटाबॉलिज्म है। फूड का डाइजेशन में मेटाबॉलिज्म शामिल है। तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम कर रही है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जनरली थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करती है, हार्मोन हेल्प कर रहा है मेटाबॉलिज्म में। नेक्स्ट है, हाउ इज मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्या, मिमोसा पुडिका। तो मिमोसा पुडिका यानी कि हमने बोला सेंसिटिव प्लांट का मूवमेंट कैसे कंट्रोल कैसे होता है, डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द शूट टुवर्ड द लाइट। इसमें भी बता रखा है कि हाउ इज मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट, सेंसिटिव प्लांट का मूवमेंट अलग कैसे हो सकता है, किससे, फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड द लाइट। जो लाइट की तरफ जो शूट हम बोलते हैं जनरली तने वगैरह को, तो ये हमारे लिए कैसे डिफरेंट होता है। तो मूवमेंट ऑफ मिमोसा पुडिका, इसको हम जनरली सेंसिटिव प्लांट बोलते हैं। ये नास्टिक मूवमेंट है। मैंने आपको नास्टिक अभी ऊपर समझाया था, नास्टिक मतलब होता है डायरेक्शनलेस। ये आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कि नॉन डायरेक्शनल है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे टच स्टिमुल्स आ रहे हैं हमारे लिए, मैंने वहां पर टच मी नॉट प्लांट का एग्जांपल दिया था। वेल द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड द लाइट, जनरली वो क्या होता है, ट्रॉपिक होता है। ऊपर अपनों ने पढ़ा कि जिधर डायरेक्शंस पे लाइट आ रहा होगा उसी डायरेक्शंस में जनरली प्लांट ग्रोथ करेगा। तो ये लाइट स्टिमुल्स होते हैं, डायरेक्शनल वाले होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये अभी हमने डायग्राम समझा था, इसका न्यूरॉन्स का डायग्राम समझ चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ साइटोकिनिन्स इन द प्लांट। साइटोकिनिन्स के क्या फंक्शन है, क्या काम है, ये प्लांट हार्मोन है ना। यहाँ लिखा हुआ है साइटोकिनिन्स आर द प्लांट हार्मोन्स, जो कि क्या कर रहा है, प्रमोट द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट को पौधे से पेड़ बनने में हेल्प कर रहा है, रूट डेवलपमेंट में कर रहा है। मतलब साइटोकिनिन जनरली ग्रोथ हार्मोन हम यूँ समझ सकते हैं, सेल डिवीजन कर रहा है। डिले द एजिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों को बूढ़ा होने से रोकने का काम कर रहा है ना। तो वो पौधों में, पत्तियों में भी वहां पर होड़ लगी हुई है, जैसे इंसानों में लगी हुई है कि हम कम उम्र बताते हैं किसी को। हाँ, किसी ने पूछ लिया क्या उम्र है, तो हम कम उम्र बताते हैं, थोड़ा सा जवान दिखे, है ना। वहां पर भी होड़ लगी हुई है कि वहां पर उन्होंने भी अपना सिस्टम डेवलप कर रखा है। बोले क्या, साइटोकिनिन से हमारे पास में, हम अपनी उम्र छुपा लेंगे। तो वो यही काम कर रहे हैं। पत्तियां क्या कर रही है, डिले कर रही है एजिंग, डिले द एजिंग ऑफ लीव्स। पत्तियों का बुढ़ापा आने में देरी कर देगा ये, मतलब ताकि उनको ज्यादा समय तक के वर्किंग कंडीशन में रखा जा सके।
प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, लेटरल बर्ड्स जो डेवलप होते हैं साइड की पोजीशंस पर, उनको ग्रोथ करने का काम कर रहे हैं। वर्क एलोंग विद द ऑक्सीन इन ऑर्गन डेवलपमेंट, ऑर्गन डेवलपमेंट में ऑक्सीजन के साथ में काम कर रहे हैं। प्लांट्स में भी काफी ऑर्गन्स होते हैं तो उनके जनरली हेल्प कर रहे हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द डिसीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। ह्यूमन बींग्स में अगर नमक की कमी हो जाए, नमक से मतलब यहाँ पर हम आयोडीन का सेंस लेकर चलते हैं। नमक हम जनरली सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट है हमारे पास में जिसमें कि आयोडीन होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें हम बोल रहे हैं कि आयोडीन अगर नहीं मिल रहा है ह्यूमन बींग्स को तो क्या होगा, कौन सी डिसीज होगी और उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो बड़ा सिंपल सा है, डिसीज का नाम गॉइटर होगा। हिंदी में इसको घेंगा रोग बोलते हैं, जिसके कारण गले पर हमारी पूरी स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है, जो कि थायराइड ग्लैंड के लिए नुकसानदायक होगा। तो हमने बोल दिया गॉइटर है, गॉइटर डिसीज का नाम है। इसके सिम्टम्स ये तो दे ही रखा है कि जो नेक है हमारे लिए, यानी जो हमारा जो गला है उस पर क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। तो स्वेलिंग ऑफ द नेक ड्यू टू द इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो मैंने अभी आपको बताया थायराइड ग्लैंड के लिए नुकसानदायक है। थायराइड ग्लैंड जनरली इनलार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पर खुद ब खुद सूजन आ जाएगी, फैटिक हो जाएगा, मेंटल डलनेस हो जाएगा, वेट गेन होने लगेगा। ये सारे उसके साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फोटोट्रोपिज्म, गिव एन एग्जांपल। अभी अपनों ने बात करी थी फोटोट्रोपिज्म पर कि फोटोट्रोपिज्म एक डायरेक्शनल ग्रोथ या मूवमेंट है जिसमें प्लांट हमारे लिए रिस्पॉन्स करता है टुवर्ड द लाइट। जिस डायरेक्शन में लाइट आ रहा होगा हमारा प्लांट भी उसी डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा। मैंने भी आपको बताया था किसी अंधेरे कमरे में हमने प्लांट को रख दिया और विंडो से लाइट आ रहा है तो प्लांट सीधे ग्रोथ न करते हुए विंडो की तरफ मुड़ जाएगा, ग्रोथ करके विंडो से बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट उस डायरेक्शन में आ रहा है। तो बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड द लाइट, यही हमारे लिए फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। नाम से ही क्लियर होना चाहिए, फोटो मतलब फोटॉन्स, लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फोटोट्रोपिज्म इसे ही बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज जियोट्रोपिज्म ऑफ, देखो ये जमीन से रिलेटेड है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो हमने जियोट्रोपिज्म द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी। जिधर ग्रेविटी आ रही है, जमीन की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे रूट डाउनवर्ड्स यानी कि पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म को शो करेगी, जमीन की तरफ जा रही है। शूट कैसी जाती है, ऊपर जाती है, तो अपोजिट टू द ग्रेविटी जा रही है। शूट मतलब तना। अभी मैंने ऐसा डायग्राम बनाकर बताया था आपको कि ये हमारे लिए ऊपर तना है, पत्तियां इधर उग रही है, इधर उग रही है ना, ये आगे हमारे लिए ब्रांच बन गई, इसकी ब्रांच ऐसे हो गई तो इधर जा रहा है। तो ये रूट्स इधर ग्रोथ कर रही है ना, ये हमारे लिए पॉजिटिव है। ये ऊपर ग्रोथ कर रहा है, ये मतलब हमारे लिए नेगेटिव है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। जमीन के टुवर्ड द ग्रेविटी जा रहा है मतलब पॉजिटिव है, अपोजिट टू द ग्रेविटी जा रहा है मतलब नेगेटिव। तो शूट ग्रो करती है अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव जियोट्रोपिज्म को रिप्रेजेंट करेगी। रूट हमारे लिए कैसी डाउनवर्ड्स ग्रोथ कर रही है मतलब ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। ऐसे थिग्मोट्रोपिज्म किसको बोल रहे हैं, एग्जांपल भी पूछा, तो थिग्मोट्रोपिज्म हमारे लिए एक ग्रोथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लांट है इन द रिस्पॉन्स टू द टच। जैसे हमने टच मी नॉट प्लांट की बात कर दी वहां पर, ठीक है। तो रिस्पॉन्स टू द टच है ये। टेंड्रिल्स ऑफ द पी प्लांट्स कॉइल अराउंड द सपोर्ट। अगर हमने ग्रेप्स देख लिए होंगे, अगर हमने पी प्लांट नहीं देखा होगा तो अंगूर का गुच्छा देखा होगा, अंगूर की बेल देखी होगी। पी प्लांट क्या करते हैं, जनरली अपने टेंड्रिल्स को क्या कर लेते हैं, सपोर्ट के लिए लपेट लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि टेंड्रिल्स ऑफ द पी प्लांट्स कॉइल अराउंड द सपोर्ट, ये सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। ऐसे हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेट कर रहा है ये, तो हाइड्रोट्रोपिज्म ऐसी ग्रोथ है प्लांट रूट की कि जो कि क्या करते हैं, मॉइस्चर जिधर नमी हो उधर डायरेक्शन में रूट जाए ताकि पानी वहां से एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो जमीन के अंदर जिधर पानी होगा ग्रोथ उधर ही होगी रूट की। तो ये हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया। रूट बेंडिंग टुवर्ड द वाटर सोर्स इन द सॉइल, ये हाइड्रोट्रोपिज्म में आ गया। तो ये सारे अलग अलग डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। ऐसे कीमोट्रोपिज्म मतलब देखो केमिकल से रिलेटेड है ये हमारे लिए। कीमियो नाम से क्लियर है, केमिकल में आना चाहिए ये वर्ड। तो हमारे लिए प्लांट की ग्रोथ ऑफ द प्लांट ऑफ पार्ट्स रिस्पॉन्स टू द केमिकल, केमिकल के प्रति रिस्पॉन्स को शो कर रहे हैं। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, जब अगर किसी स्टिग्मा की बात करते हैं तो प्लांट में क्या होगा कि जब पोलन ग्रेन हमने पहुंचाया प्लांट में, क्या किया, यहाँ से पोलन निकले थे, पोलन ग्रेन हमने यहाँ पर पहुंचाया, तो ये पोलन पोलिनेट जब होगा, पोलिनेट होगा तो क्या होगा, आफ्टर टेस्टिंग ये ओव्यूल तक के क्या करेगा, चीजों को पहुंचाने का काम करने के लिए, यानी गेमेट्स को ओव्यूल तक पहुंचाने के लिए क्या करेगा, अपनी पोलन ट्यूब डेवलप करेगा। क्या डेवलप करेगा, ये पोलन ट्यूब डेवलप करेगा। तो पोलन ट्यूब डेवलप हो रही है, पोलन ट्यूब डेवलप हो रही है, तो ये केमिकल रिस्पॉन्स है। तो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल, ओव्यूल की तरफ पोलन ट्यूब कैसे जा रही है, तो केमिकल रिस्पॉन्स के बेसिस पर ही जा रही है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। तो यही हमारे लिए एक क्या है, कीमियोट्रोपिज्म का एक एग्जांपल है। ऐसे व्हाट इज द रिफ्लेक्स आर्क,
तो रिफ्लेक्स आर्क इज द पथ वे टेकन बाय द नर्व्स इंपल्स ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। नर्व्स इंपल्स कौन सा रास्ते को अपना रही है जब हमें कोई सा रिफ्लेक्स एक्शन करना हो, ठीक है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए, वही हमारे लिए रिफ्लेक्स आर्क है। जैसे कि क्या, रिसेप्टर्स से चली चीजें सेंसरी न्यूरॉन्स ने आगे पहुंचाया स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड ने सिग्नल दे दिया मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन इफेक्टर तक जाकर क्या कर देगा कि भैया हाथ हटाओ, तो ब्रेन तक तो चीजें पहुंची ही नहीं। ये एक रिफ्लेक्स आर्क बना हुआ, आपको बुक में डायग्राम दिया हुआ होगा रिफ्लेक्स आर्क का, इस तरह से रिफ्लेक्स आर्क का एक डायग्राम दे रखा होगा, ठीक है। कि एक तरफ से हमारे पास में व्यक्ति जो है फिंगर जो आग है उस आग के पास में फिंगर टच कर रहा है, वहां से सेंसरी न्यूरॉन्स चले सेंस लेकर, और हमारे लिए वापस से रिटर्न यहाँ पर मसल्स को लाकर मोटर न्यूरॉन ने क्या कर दिया, उसको इफेक्टर पॉइंट्स पर दे दिया कि भैया आप हाथ हटा लो। तो ये एक पथ वे क्रिएट हुआ, ये हमारे लिए एक रिफ्लेक्स आर्क का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। वाई द रिफ्लेक्स एक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल, जीने के लिए सर्वाइवल के लिए रिफ्लेक्स एक्शन क्यों जरूरी है। तो रिफ्लेक्स एक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करती है एक्चुअल में, क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने का काम कर रही है। किस चीज से, तो बोले टू हार्मफुल स्टिमुलाई, कोई सी ऐसी चीज जिससे कि हमें नुकसान हो सकता है, उस नुकसान से या यूं कहते हैं तत्काल हमें बचाने का काम कर रही है। ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है और तेज है, क्विक है, विदाउट इन्वॉल्विंग द ब्रेन, जिसमें ब्रेन शामिल नहीं हो रहा, ब्रेन तक सिग्नल जाएंगे तो लेट हो जाएंगे हम, यानी इतना फास्ट काम कर रही है कि ब्रेन तक सिग्नल ले जाने में हम लेट हो जाएंगे, उसके पहले ही ये क्या कर दे रही है, रिस्पॉन्स दे दे रही है। तो ये समझ में आना चाहिए। इट हेल्प द प्रोटेक्शन एंड द सर्वाइवल, ये हमारे लिए क्या कर रही है, हमें प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, हमारे लिए जीने के लिए प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है, ताकि हम काम कर सके, ठीक है। तो काफी अच्छा चैप्टर था, मुझे तो मजा आ रहा था पढ़ाने में। बाकी हमारे लिए सिलेबस बहुत छोटा था, उसका क्वेश्चंस चैप्टर्स बड़े छोटे थे, इजी इजी क्वेश्चंस थे जिसमें हमने समझ लिया। आई होप आपको भी मजा आया होगा पढ़ने में, सुनने में। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और रिवीजन जरूर करें। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए रिवीजन है, 10th हमारे लिए बोर्ड क्लास है, हम बोर्ड क्लास पर फोकस करें। अब हमारे पास में ज़्यादा समय है नहीं, हमारे लिए फेब में एग्जाम आने वाली है, तो ज़्यादा समय बचा नहीं है। कितने ही स्टूडेंट्स टाइम टेबल बनाते जाएंगे फिर वापस पोस्टपोन करते जाएंगे, लेकिन वो गलती नहीं करें। आज से अभी से हम पढ़ना शुरू करें, ठीक है। और अगर कुछ डाउट आ रहा है तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप केवल मुझे कमेंट्स कर दें कि हाँ सर मुझे ये चीज समझा दो, आई एम हियर टू सॉल्व योर क्यूरीज। आप उस चीज को मुझ तक पहुंचाएं, क्वेश्चंस को पहुंचाएं, ठीक है। सो अगेन आई एम गोइंग टू से कि पढ़ो दिल से, समझो स्माइल से, पढ़ो इतना क्लियर कि डाउट हो डिसअपियर, क्लियर कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंट माइंड्स फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी विद जहीन सर। So thank you everyone, thank you to all of you and happy Children's Day. Thank you everyone.